नमस्कार दोस्तों, आज फिर आप सभी का स्वागत है मेरे नए एग्ज़ाम चैनल लर्न टू ग्रो में। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं नवंबर माह का करंट अफेयर और नए मंथ की शुरुआत करते हैं हम हमारे करंट अफेयर की। आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आपदाओं से निपटने के लिए कौन सा राज्य आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करेगा? ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटका, ऑप्शन नंबर बी है बिहार, ऑप्शन नंबर सी है गुजरात, ऑप्शन नंबर डी है उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। उड़ीसा सरकार हाल ही में आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करेगा। चलिए आइए तो हम उड़ीसा के बारे में और देख लेते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शनिवार को कहा कि राज्य हर गांव और हर घर में आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करने के लिए स्कूल और कॉलेजों में आपदा और महामारी प्रबंधन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए तैयार है। यानी अब जो उनके स्कूल होंगे उनमें आपदा प्रबंधन के रोकथाम के उपाय बताए जाएंगे कि किस प्रकार से उन्हें यो आपदा में अपना बचाव करना चाहिए। महाचक्रवात की घटना के 23 साल के दौरान राज्य ने आपदा प्रबंधन के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा विकसित किया है। मजबूत तैयारी और विभिन्न विभागों और कर्मचारियों के बीच बेहतर समन्वय के चलते राज्य सरकार ने लगभग 2.7 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है और समय पर राहत और बहाली के उपाय किए हैं। तो ये उड़ीसा सरकार ने कहा है। तो अभी उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है वो नवीन पटनायक हैं और उड़ीसा के जो राज्यपाल हैं वो गणेशी लाल हैं। चलिए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम हमारा। भारत ने हाल ही में किस देश को हराकर सुल्तान जोहर कप 2022 जीता है? तो अभी आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी नेपाल, ऑप्शन नंबर डी भूटान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया होगा। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सुल्तान जोहर कप 2022 जीता है। चलिए इसके बारे में हम और थोड़ा सा देख लेते हैं। 2 बार की चैंपियन भारत ने यानी 2021 और 20 की चैंपियन भारत ने शनिवार को रोमांचक पेनाल्टी शूटआउट में ऑस्ट्रेलिया को 5-4 से हराकर सुल्तान जोहर कप अपने नाम कराए। इस तरह भारत ने टूर्नामेंट में 5 साल के खिताबी सूखे को समाप्त किया। दोनों टीमें नियमित समय में 1-1 की बराबरी थी। फिर पेनाल्टी शूटआउट हुआ जिसमें 3-3 की बराबरी पर पहुंच गई। अब मैच सडन डेथ पे पहुंच गया था। उत्तम सिंह ने शूटआउट में दो बार गोल दागे जिसमें सडन डेथ में किया गया गोल भी शामिल था। वहीं विष्णुकांत सिंह, अंकित पाल और सुदीप चिरमाको ने भी गोल किए। तो इस प्रकार से हमारा जो भारत है वो एक बार फिर से चैंपियन बन गया हॉकी में। तो आप याद रखिएगा सुल्तान जोहर कप हॉकी से संबंधित है और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। अभी ये चर्चा में तो आई होप जो आने वाले वनडे एग्जाम है उसमें ये सुल्तान जोहर कप का क्वेश्चन बन सकता है कि क्या सुल्तान कप किससे खेल से संबंधित है या भारत ने किसको हराकर 2022 का कप जीता है। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के रंजन गांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी है सिक्किम। तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइज वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। अभी महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के रंजन गांव में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया है। तो अभी हम थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। 31 अक्टूबर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सोमवार को महाराष्ट्र के रंजन गांव में एक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर विकसित करने की घोषणा की है। इसके लिए 500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर EMC में 2000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश जुटाने का लक्ष्य है। यानी सरकार इसके थ्रू रोजगार प्रोवाइड कराने का सोच रही है। इसमें आने वाले वर्षों में हजारों नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसके माध्यम से महाराष्ट्र सरकार अपने यहाँ रोजगार बढ़ाने का प्रयास कर रही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा। लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? अभी जो डी सिल्वा जी है वो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन नंबर ए है न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर बी है सूडान, ऑप्शन नंबर सी है बोलीविया, ऑप्शन नंबर डी है ब्राज़ील। तो इसका गाइस जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी ब्राज़ील। अभी लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा
ब्राज़ील के हमारे नए राष्ट्रपति बन गए। अभी ये खाली बहुत चर्चा में, क्योंकि ये 3 बार कंटिन्यू राष्ट्रपति बने हैं, इनका तीसरा टर्म है। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। ब्राज़ील में हाल ही में राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं। वामपंथी वर्कर्स पार्टी के लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। लुला 1 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति पद का ग्रहण करेंगे, यानी आने वाले जो साल है उसमें 1 जनवरी को ये शपथ लेंगे। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को कड़ी टक्कर देकर राष्ट्रपति सीट हासिल करी है। लुला तीसरी बार ब्राज़ील की सत्ता संभालने वाले हैं, यानी इससे पहले भी वो 2 बार वहाँ के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ब्राज़ील के चुनावी इतिहास के 3 दशकों में अब तक का सबसे नज़दीकी चुनाव था। वामपंथी नेता डी सिल्वा ने ये तीसरा राष्ट्रपति चुनाव जीता है, यानी इससे पहले वह 2 चुनाव और जीत चुके हैं। ब्राज़ील के राष्ट्रपति चुनाव में सिल्वा को 50.9% और बोल्सोनारो को 49.2% मत मिले। वहीं उपराष्ट्रपति का चुनाव गेलराडो अलामिन ने जीता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राज़ील। तो ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति बन गए लुला डी सिल्वा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा। हाल ही में बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के 4थे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी है मुंबई, ऑप्शन नंबर सी है दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी है सूरत। तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइज वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए कोलकाता। अभी हाल ही में कोलकाता में बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के 4थे संस्करण का उद्घाटन हुआ है। तो चलिए आइए हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के बारे में। तो बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का 4था संस्करण बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुआ है। तो बंगाल की राजधानी याद रखिएगा कोलकाता कहलाती है। 29 अक्टूबर को इसका आयोजन किया गया था। बंगाल के उप उच्चायुक्त अदलीब इलियास ने ये जानकारी देते हुए कहा है कि उनके देश की 37 फिल्में और वृत्तचित्रों को 5 दिवसीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित किया जाएगा। ये महोत्सव 2 नवंबर तक चलेगा, यानी 29 अक्टूबर से स्टार्ट होकर ये 2 नवंबर तक चलने वाला है। बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्री हसन महमूद 29 अक्टूबर को कोलकाता के रविंद्र सदन में उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। और इस समारोह में बंगाल के सूचना प्रौद्योगिकी IT मंत्री बाबुल सुप्रियो और प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता गौतम घोष भी मौजूद रहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए कोलकाता। कोलकाता में 4थे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा इसी के साथ। हाल ही में FIFA अंडर 17 महिला विश्व कप किसने जीता है? फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए है कोरिया, ऑप्शन नंबर बी है UAE, ऑप्शन नंबर सी है स्पेन, ऑप्शन नंबर डी है न्यूजीलैंड। तो इसका जो राइट आंसर है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप अभी स्पेन की टीम ने जीता है। स्पेन की महिला टीम ने जीता है। और अभी हाल ही में एक चर्चा का विषय भी था कि भारतीय महिला टीम को BCCI ने पुरुषों के बराबर पेमेंट का देने का घोषणा की है। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं हमारे प्रश्न के बारे में। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के फाइनल में स्पेन ने कोलंबिया को हराकर खिताब अपने नाम लिया है, यानी फाइनल में जो जीता है वो स्पेन है और जो सेकंड रनर अप टीम रही है वो कोलंबिया की टीम रही है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपके वनडे एग्जाम में। स्पेन की टीम ने फाइनल मैच 1-0 के अंतर से अपने नाम किया है। इस मैच की खास बात ये रही थी कि मैच का एकमात्र गोल कोलंबिया के खिलाड़ी ने किया, लेकिन मैच स्पेन की टीम जीत गई। कोलंबिया की एना गुजमेन ने फाइनल में मैच में एक आत्मघाती गोल कर दिया और यही दोनों टीम के बीच हार जीत का अंतर साबित हुआ। तो इसका जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप है इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी स्पेन। स्पेन ने अभी ये खिताब जीता है और किसको हरा के जीता है? तो कोलंबिया को हरा के जीता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सरकार के एवियन इन्फ्लुएंजा के प्रकोप की जांच के लिए कहाँ टीम भेजी जा रही है? अभी वापस हमारे यहाँ एवियन इन्फ्लुएंजा के संक्रमण के वो देख रहे हैं लक्षण, तो इसलिए सरकार ने इसकी जांच के लिए टीम भेजी है। तो ये कहाँ भेजी, किस राज्य में भेजी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए केरल। केरल में भी सरकार ने एवियन इन्फ्लुएंजा के प्रकोप की जांच के लिए टीम भेजी है। चलिए आइए हम केरल के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। केरल में एवियन इन्फ्लुएंजा के बढ़ते खतरे के बीच केंद्र सरकार ने सतर्कता बढ़ा दी है। अभी यानी केरल में इसके वायरस के प्रकोप ज़्यादा दिख रहे हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को एवियन फ्लू से जुड़े मामलों की जांच के लिए 7 सदस्यीय एक दल को केरल भेजा है। यानी कितने सदस्य गए हैं? 7 सदस्यीय दल गए हैं। ये दल जांच के बाद अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपेगा और इसे रोकने के तरीके बताएगा, यानी इसके रोकथाम के हमको उपाय भी बताए जाएंगे केंद्र सरकार को। एवियन फ्लू को बर्ड फ्लू के नाम से भी जाना जाता है, यानी अगर कोई आपसे पूछे एवियन इन्फ्लुएंजा फ्लू क्या है तो आप उसको बर्ड फ्लू भी कहते हैं, जो वर्डों के उसके माध्यम से फैलता है। ये इन्फ्लुएंजा फ्लू टाइप ए वायरस के संक्रमण के कारण होने वाली बीमारी है, यानी ये टाइप ए वायरस के संक्रमण से होने वाली बीमारी है और दुनिया भर के जंगली पक्षियों में इसका प्रकोप देखा जा सकता है। जो जंगली पक्षी हैं इनमें इसका प्रकोप देखा जाता है। पक्षियों के संपर्क में आने वाले इंसानों में भी इस संक्रमण का जोखिम होता है, यानी ये वर्ड टू मैन यानी फैल सकता है, इसलिए इसका यानी जोखिम बना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारे क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर 1 केरल। केरल सरकार ने एवियन इन्फ्लुएंजा का प्रकोप के लिए जांच टीम भेजी है, यानी सरकार ने केरल में भेजी है। गाइज आज तक के लिए इतना ही था। चलिए हम आज का अभ्यास प्रश्न आपके साथ डिस्कस करते हैं। कौन सी राज्य सरकार ने हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति का गठन करेगी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी है बिहार, ऑप्शन नंबर सी है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी है कर्नाटका। तो गाइज मुझे आपका सपोर्ट बनाए रखिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दीजिएगा और कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट गाइज।